अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से शरीफ फैमिली और हुसैन शरीफ खासतौर पे जो उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दी है उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स हैं जिनके ऊपर रिमार्क्स जजेस ने कल भी दिए थे, आज भी दिए। वो क्या मिसिंग लिंक्स है उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा पीएसपी कराची में एक और बड़ा जलसा कर चुकी है और उनका दावा है कि इतना बड़ा जलसा था कि उससे जाहिर होता है कि कराची का मैंडेट हमारे पास है। तो उस पर अनीस कायम खानी साहब से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब डीजीआई इस पे आज, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3-4 इश्यूज थे जो उन्होंने टच किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिक्र किया दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है जिसका आगाज 2008 में हुआ था और अब 2017 में जो ज़रबे अज़ब है, उन्होंने कहा ये आखिरी मरहला है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। 70,920 शहरियों ने जो है कुर्बानी दी है, जिसमें 21,840 के करीब लोग जो है शहीद हुए हैं और इसके अलावा 49,000 लोग जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से ये बताया गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हर इशू पे बात होनी चाहिए, जंग के हक में नहीं है। कश्मीर का इशू हो या कोई और इशू हो, उसको बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से ये बयान दिया गया कि टीटीपी की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है, बरादरान मुल्क है और चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात रहें। हाफिज सईद साहब, जिसके हवाले से कल ये खबर आई थी कि उनको नज़रबंद कर दिया, उस पर उन्होंने आज बताया कि नज़रबंदी जो है वो रियासती पॉलिसी है और ये कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इस पर थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि जो मिसिंग पर्सनस थे उनके हवाले से, हाफिज सईद साहब के हवाले से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। जहाँ तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया। डॉन लीग का जो मसला है वो आप मीडिया को ये भी सब पता है कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उसकी इंक्वायरी का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी, मीडिया के साथ शेयर भी होगा। जहाँ तक ब्लॉगर्स की बात है, मीडिया के सामने है, इसके साथ हमारा फिलहाल कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ब्लॉगर्स की जो एब्सेंस थी उसके साथ कोई ऐसा हमारा सिलसिला नहीं था और उन्होंने आके जो भी बातचीत की है वो भी आपके सामने है, मीडिया के सामने है। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी चंद झलकियां ये थी। जमात दावा के चीफ हाफिज सईद साहब को कल अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया है उनको। सोर्सेज कहते हैं कि कुदसिया मस्जिद जो हेडक्वार्टर है जमात दावा का, वहाँ से उनको जो है तहवील में लिया गया। उसके बाद उनके घर में उनको नज़रबंद किया गया है। उनके साथ उनके 4 साथी भी हैं और जमात दावा और फलाई इंसानियत को जो है वो वॉच लिस्ट पे डाल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से। अब सवाल ये उठ रहा है, जिसका जिक्र आसिफ गफूर साहब ने भी किया, कि ये एक पॉलिसी है, रियासती पॉलिसी है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद गैर मुल्की जो दबाव था, बैरूनी मुल्क से जो दबाव आ रहा था, उसकी वजह से जो है इस पर पाबंदी लगाई गई है। तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे कि क्या वजह है और क्या वाकई रियासती पॉलिसी जो है वो तब्दील हो गई, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने। शहजाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि ये रियासती पॉलिसी है, हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करना, और ये कौमी मफाद में है। कौमी मफाद में बिल्कुल होगा, लेकिन आपको क्या लगता है ये रियासत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है या जो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर था उसकी वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई है? देखिए, एक तो आलमी दबाव नया नहीं है। आलमी दबाव इस मसले पे और हाफिज सईद के मसले पे काफ़ी पुराना है। अमेरिका ने उसके ऊपर एक बाउंटी रखी हुई है और बाउंटी मनी है, और उसके बाद अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पे पिछले 2 साल से तकरीबन बहुत ज़्यादा था कि आप उसके ऊपर दबाव था कि आप कुछ ना कुछ एक्शन लें। भारत वावेला करता रहता है हाफिज सईद के बारे में। पाकिस्तान ने उनको बहुत मरतबा, 2-3 मरतबा अब तक हाउस अरेस्ट में रखा, MPO के तहत रखा, और उसके बावजूद जब कोई किसी किस्म की उनके ख़िलाफ़ चीज़ नज़र नहीं आई तो फिर अदालतों ने उनको बरी किया उससे, और उस किस्म की जो डिटेंशन थी उससे ख़त्म किया। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की अपना पॉलिसी की तब्दीली है। पॉलिसी एक डिसीजन है, तब्दीली तो मैं नहीं कहूँगा, पॉलिसी डिसीजन है, और उसका तनाजुर अलबत्ता ये दुनिया का जो करंटली एमर्जिंग सिनारियो है उसके हिसाब से है। अब उसमें आप पूछेंगे कि दुनिया का वो कौन सा सिनारियो है जिसके हिसाब से पॉलिसी को तब्दील करना पड़ा। अमेरिका में एक नए सदर हैं जिनकी के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है कि फ़ॉरेन पॉलिसी वो किस नौयत की रखते हैं। पाकिस्तान से अभी तक कोई डायरेक्ट राब्ता उनका नहीं हुआ। भारत के साथ उनका डायरेक्ट राब्ता हुआ है। उसके बारे में उनकी चंद कलमात शुरू के दिनों में, कैंपेन के दिनों में मोदी साहब के साथ और इस किस्म की गुफ्तगू उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में आई।
एज ए कैंपेनर, लेकिन ये कि अभी तक सदर बनने के बाद क्या किस किस्म का एक रिलेशनशिप बैठता है। मोदी अपने तौर पे एक काफ़ी हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं, और अगर अमेरिका उसको शय देता है कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कुछ एक्शन कर सकता है और अमेरिका उसकी पीठ पीछे रुकेगा, तो पाकिस्तान को फिर अपना दिफा करना भी आता है, करना भी पड़ेगा, और पॉलिसी के लेवल के ऊपर ये पहला एक्शन है जो कि इस किस्म के एक्शन को प्रीक्लूड करता है। दूसरी बात, ये जो वीज़ास का चक्कर है और खाम खाम में पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस या वीज़ा की सैंक्शंस या वीज़ा का कंट्रोल वगैरह, इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर बहुत बड़े असरात पड़ सकते हैं। तो अगर भारत पाकिस्तान के बारे में वावेला हाफिज़ सईद का नाम लेकर दोबारा इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मचाना चाहता है, तो उसके ऊपर भी एक चेक आ जाता है फ़ौरन, और वो वजह ख़त्म हो जाती है जो कि भारत जिसको बना सकता है अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और तीसरा, पाकिस्तान के अपने नेशनल एक्शन प्लान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि पंजाब के अंदर इस किस्म जो अगर कोई ग्रुप्स हैं और मिलिटेंसी एग्जिस्ट करती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बड़े बड़े चीदा जो लोग हैं उनको काबू किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि तमाम ये माहौल ऐसा था कि इस माहौल के अंदर ये पॉलिसी डिसीजन लेना आसान था, और इसको पाकिस्तान के अवाम के लिए समझना आसान है, और दुनिया के माहौल के हिसाब से के लिए फ़वाइद इस पॉलिसी डिसीजन में ज़्यादा हैं। नेशनल एक्शन प्लान का आपने जिक्र किया, ये 2 साल पहले प्लान बना था, लेकिन उसके बाद तो फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया गया इन ग्रुप्स के खिलाफ, ना हाफिज सईद साहब के खिलाफ। तो फिर जाहिर सी बात है उसके टाइमिंग को देखा जाता है। टाइमिंग जैसे खुद आपने बनाया कि जो माहौल तब्दील हो रहा है, अमेरिका का प्रेशर तो रहा है, लेकिन ट्रंप रिजीम आने के बाद क्या होगा, इंडिया से ताल्लुकात होंगे और इंडिया की तरफ से किस किस्म का प्रेशर डाला जाएगा, वो एक फैक्टर है। फिर चाइना के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कहा था कि हम मजीद डिफेंड नहीं कर सकते। इंडिया बार बार कह चुका है कि हाफिज सईद जो है, जो धमाके हो रहे हैं इंडिया में, उसमें हाफिज सईद मुलफिज है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं से ये दबाव तो था ना, जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा हमें। नहीं, दबाव देखिए ना, अगर दबाव पे करना होता तो आज से 2 साल पहले कर चुके होते। इंडिया के दबाव पे करना होता। असल में इंडिया का दबाव इस मसले पे जब भी आया, किस में आया, 2008 के मुंबई के जो वहाँ पे एक्शन हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब उसके अंदर इतने सारे गैप्स हैं पाकिस्तान और भारत के अंदर मुकदमों के अंदर कि वो उसको हम लीगली रिजॉल्व नहीं कर सके। दोनों मुल्कों के दरमियान में राब्ते टूट गए, किसी भी तरीके से मिल के चलने का पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी, बल्कि दुश्मनी का एक ऐसा मरहला आ गया पाकिस्तान। तो एक दुश्मन मुल्क आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। उस डिक्टेशन की वजह से या उनकी कोशिश कि आप डिक्टेट करें, पाकिस्तान नहीं तैयार था इस किस्म के डिक्टेशन लेने के लिए। इसलिए मैं इस बार बार हमेशा कहता रहा हूं कि भारत को पाकिस्तान के साथ मिलके बैठ के बात करनी चाहिए। तो कोई ऐसा मसला दोनों मुल्कों में नहीं है जो कि रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। अब जो फैसला हुआ है इसका ताल्लुक ना ट्रंप के, क्योंकि ट्रंप का कोई ताल्लुक अभी तक पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ। चीन बारहा आपको बताता रहेगा, चीन ने आपको बहुत सपोर्ट किया, चीन ने बड़ी हेल्प की आपकी। देखिए जैश ए मोहम्मद के जो लीडर हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है भारत, उनको डिक्लेयर कराना चाहता है टेररिस्ट फ्रॉम दी यूएनएससी, उसके ऊपर चीन ने उसको रोका हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर दोस्त भी कई मरतबा आपको बोलेगा कि भाई एक हद होती है किसी चीज़ की, तो अब आप अपने मामलात को किसी तरीके से, और पाकिस्तान के हक में भी ये बेहतर है। देखिए ना, आपको नेशनल एक्शन प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का और जनूबी पंजाब का अभी तक वहाँ पे एक्शन हुआ नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों से, और ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी इस खास तनाजुर में की गई है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये आगे जाके 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल के बाद देखेंगे मामला कैसे चलते हैं, किस तरीके से बेहतरियाँ होती हैं, इन लोगों का कोई कसूर निकलता भी है कि नहीं निकलता। अदालतों में जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी देखने करने सुनने वाली हैं। अभी तो जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल ले रहा है। 2 दफा पहले भी हाउस अरेस्ट किया जा चुका है हाफिज सईद साहब को। जो पार्लियामेंट अटैक था इंडिया में 2002 में, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। मुंबई अटैक्स के बाद 2008 में भी उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो है कहा कि उनके खिलाफ कोई हमें सबूत नहीं मिले, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। आपके ख्याल में अभी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, इज दैट इनफ, या उसके बाद भी जो है प्रेशर रहेगा? और प्रेशर सिर्फ इंडिया से नहीं, कल भी आपको पता एक स्टोरी ये थी कि यूएस ने भी कह दिया है क्लियर कट कि या तो आप क्लीन चिट दे दें हाफिज सईद को, जमातो दावा को, या आप उनको कलअदम करार दें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सैंक्शंस तक बात चली जाएगी। तो प्रेशर तो वहां से उस किस्म का था। तो आपके ख्याल में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से मामला खत्म हो गया है या नहीं? पहली बात है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1267 जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन है उसके नीचे हमने ये एक्शन लिया। इसका मतलब है कि जब उसके नीचे डिक्लेयर करके एक्शन लिया तो ये एक लास्टिंग एक्शन है। पहली बात तो ये उसमें समझनी चाहिए, जब तक कि 1267 अपनी जगह पे कायम है।
अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट बैंक अकाउंट्स फ्रीज वगैरह सब चीजें भारतीय निजाद अमेरिकी जो है वहां पर इस किस्म का होल्ड रखते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाकी सिक्योरिटी के बाकी शोबों के अंदर भी कि वहां पर अगर कोई शख्स हमारे किसी रिपोर्टर से या किसी भी तरीके से कोई लीक करता है बात, तो वो हम समझते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के दफ्तर से निकली है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पे ज़रूरी उन्होंने स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, लेकिन वो कैंपेन अपने इलेक्शन से पहले किए हैं, यानी कैंपेन के दिनों की हैं। अभी तो वो उस किस्म का ताल्लुक डेवलप ही नहीं हो पाया जहां पर के, और पाकिस्तान को भी देखना है, इंतजार करना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस लेवल तक जाते हैं। आफ्टर ऑल एक चीज याद रखें, अफगानिस्तान में उनको पाकिस्तान की जरूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जरूरत है। इतनी आसानी से पाकिस्तान को इधर से उधर और उधर से उधर घुमाया और डिक्टेट नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हाथ में भी कुछ पत्ते हैं और बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने अपनी एक वल्नरेबिलिटी को कवर कर लिया, एक वल्नरेबिलिटी को छुपा लिया, कवर कर लिया। अब उसके बाद अब जब बात होगी आपस में तो बगैर हाफिज सईद के हैंगिंग शैडो के बगैर होगी। अब एक आखिरी सवाल शहजाद चौधरी साहब, आज ये भी कहा गया कि जो हसास मामलात हैं उस पर कियासराई ना की जाए, उससे जो रियासती इदारों है उसमें अदम एतमाद पैदा होता है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। आपके ख्याल में किसकी तरफ इशारा था ये? देखिए, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ एक रविश ज़रूर है कि खाम खा में हम फ़ौज का तमस्खर उड़ाने में, फ़ौज को फोकस्ड स्पॉटलाइट में लाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हम बात करने से गुरेज नहीं करते। हम फ़ौज को अपनी फ़ौज नहीं समझते। मैं आप या बाकी जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे इसी मीडिया के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी हैं बदकिस्मती से, और बारहा उनको फिर हमें कहना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये फ़ौज पाकिस्तान की है और आप भी इसी मुल्क में रहते हैं और गालिबन पाकिस्तानी हैं। तो आप देखिए, हमारा आइन बड़ा वाज़े करता है कि आप ना जुडिशरी के खिलाफ और ना फ़ौज के खिलाफ, या तो आप इन आर्टिकल्स को खत्म कर दें कॉन्स्टिट्यूशन से, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है तो ये नहीं हो सकता कि आप जुडिशरी के बारे में तो बात करते हुए कहें कि ओहो मेरा कंटेम्प्ट का मुझे डर लगता है, लेकिन आप फौज को अपने निशाने पर रख के उसके खिलाफ अपना जहर उगलना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा एहसास उनको हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, हमें वक्त देने में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे हुसैन नवाज ने जो ट्रेल दी है, जो मनी ट्रेल दी है, उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स है जिसका जिक्र कल भी जजेस ने किया, आज भी जिक्र किया, और कल इनफैक्ट ये भी एक ऑब्जर्वेशन में कहा गया था कि जो मनी ट्रेल है वो कहीं पे अपीयर होती है, कहीं पे डिसअपीयर होती है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने ये फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमारे पास सबूतों के अंबार हैं, सबूतों के अगर अंबार हैं तो मनी ट्रेल स्टैब्लिश क्यों नहीं हो रही। मुकम्मल तौर पे इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं प्रोग्राम में पनामा केस के हवाले से। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब के वकील से हमने पूछा, उनसे सवाल किया प्रॉपर्टी के हवाले से, फ्लैट्स के हवाले से, तो उनके वकील ने कहा कि ये फ्लैट्स बच्चों के थे, आप उनके वकील से ये सवाल करेगा। जब मरियम नवाज साहिबा के वकील से पूछा फ्लैट्स के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर नहीं थी, ट्रस्टी हैं, लिहाजा आप ये सवाल हुसैन और हसन नवाज साहब के वकील से करेगा। आज जब हसन और हुसैन नवाज साहब के वकील सलमान अकरम राजा से सवाल करते तो वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये कहना था जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का। आज जो समाअत थी उसमें दो तीन अहम इश्यूज पे बात हुई। एक तो ये कहा गया कि तारिक शफी साहब जो कि नेफ्यू थे नवाज मियां शरीफ के, उनके एफिडेविट में कतरी फैमिली का जिक्र नहीं था। पहला जो उन्होंने एफिडेविट दिया था उसमें कतरी फैमिली का जिक्र नहीं था, जबकि बाद में एफिडेविट में उन्होंने ये कहा अपने हलफनामे में कि जो कतरी शहजादे को पैसे दिए गए थे 12 मिलियन दिरहम, वो उनकी जानिब से दिए गए। तो इस पर सवाल किया गया कि उन्होंने अपने पहले हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया अगर वो इस सारी डील से बाखबर थे। यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी कतरी शहजादे का या कतरी शहजादे के पास इन्वेस्टमेंट का किसी किस्म का जिक्र नहीं किया गया। सवाल यह भी उठाया कि 12 मिलियन दिरहम कैश में मिले, बाकी तमाम ट्रांजैक्शंस जो थी अब उसका बैंकिंग रिकॉर्ड है या वो बैंक के जरिए की गई, लेकिन यह रकम जो कि गल्फ स्टील बेच के हासिल हुई 12 मिलियन दिरहम की, ये कैश में की गई, जिसपे सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना था इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, कारोबार कैश में भी होता है और उस वक्त भी दुबई में कारोबार कैश पे होता था। ये भी आज कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कि 13 साल से
हुसैन नवाज, हसन नवाज इन फ्लैट्स में रह रहे थे, लेकिन वो इसलिए रह रहे थे क्योंकि अच्छे ताल्लुकात थे रॉयल फैमिली से। वो अपार्टमेंट्स के उस वक्त ओनर नहीं थे। तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। इस वक्त जो मिसिंग लिंक्स हैं खासतौर पे मनी ट्रेल के हवाले से, उस पर इस वक्त जजेस के बहुत सारे सवाल हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। हुसैन नवाज साहब ये कह चुके थे कि हमारे पास मुकम्मल मनी ट्रेल है, सबूत मौजूद हैं। फिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों इस पे जो है मनी ट्रेल के हवाले से अपनी सफाई जो एक्सप्लेनेशन दी गई है अदालत में, उससे जजेस को मुतमईन अब तक ऐसा लगता है कि नहीं किया जा रहा है। कुछ रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड गायब है। कल भी जज का ये कहना था कि ऐसा लगता है कि मनी ट्रेल कहीं पे डिसअपियर होती है और कहीं पे हमें मनी ट्रेल नजर आती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि तर्जुमान भी हैं वज़ीर आज़म साहब के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ये बार बार कह चुकी थी कि हमारे पास सबूतों का अंबार है, फिर भी आप देखते हैं, आप भी कोर्ट रूम में होते हैं, हम भी वहां पे होते हैं, कि बार बार ये सवाल किया जाता है कि मिसिंग लिंक्स हैं मनी ट्रेल में, कहीं पे मनी ट्रेल अपीयर होती है, कहीं पे मनी ट्रेल डिसअपीयर होती है। क्यों कन्विंस करने में इस वक्त तक नाकाम हुए हैं मनी ट्रेल के जरिए? भाई पहली बात तो ये कि मुझे आपकी बात बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि आप भी अदालत के अंदर मौजूद होते हैं। अब बात यह है कि आप 50 साल पुरानी मनी ट्रेल मांग रहे हैं, यानी 1975 की मनी ट्रेल मांग रहे हैं। आपके अपने जो, अगर आप सोचिए कि अगर आपके दादा का कोई कारोबार होता आज से 50 साल, यानी पिछली सदी के अंदर 1970 की बात आप कर रहे हैं, और आपसे ये कहा जाए कि आपने 1970 के अंदर एक मकान बनाया था, जरा बताएं ठेकेदार कौन है, तो आप बता दें कि ये ठेकेदार है। फिर आपसे कहा जाए कि आपने ठेकेदार को पैसे कैसे दिए थे, तो आप बता दें कि ठेकेदार को पैसे ऐसे दिए थे। फिर आपसे पूछा जाए कि जो आपने रेत का या बजरी का ट्रक खरीदा था, जरा उसकी रसीद दिखाइए। आप बोलें यार वो 50 साल पुरानी बात है, तो मेरे पास वो ट्रक की रसीद तो नहीं है। तो आज इस प्रोग्राम में आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपके पास बजरी या रेत की वो एक रसीद क्यों नहीं थी 50 साल पहले। आप ये देखिए कि 3 नस्ल की वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दी गई, यानी वजीर आजम की, मरियम साहिबा की और वजीर आजम की वालदा की। 3 नस्ल के इनकम टैक्सेस जो हैं 2016 तक जमा करवा दिए गए हैं। उसके अलावा एक एक बैंक ट्रेल, यानी हुसैन साहब के किस बैंक में से पैसे निकले, पाकिस्तान में वजीर आजम के किस बैंक के अंदर आए, वजीर आजम के किस बैंक से निकल के मरियम साहिबा के किस बैंक में गए, तमाम तफसीलात दी गई। चलिए तफसीलात जमा करवा दी गई। चलिए डॉक्टर साहब इसको छोड़ दीजिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये कि जो तमाम सवाल मैंने अपने इंट्रोडक्शन में उठाए हैं, उनमें से एक सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी तौर पे कहा, मैंने उन ऑब्जर्वेशन, उन क्वेश्चंस का हवाला दिया गया है जो कि जजेस पूछ रहे थे सलमान अकरम राजा साहब से, कल भी आज भी पूछे। ये लाइन भी मेरी अपनी नहीं है कि कहीं पे मनी ट्रेल अपीयर होती है, कहीं पे डिसअपियर होती है, ये भी ऑनरेबल जज साहब की लाइन थी। तो वो सवाल वहां पे उठ रहे हैं जिनको मैं आपकी तरफ आपके सामने रख रहा हूं। और बहुत सारे जो आपने एग्जांपल दी, बजरी के ट्रक वगैरह की, इनकी रसीदें नहीं होती, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेड होता है। तो ये कहना कि घर बनाते हुए बजरी के ट्रक की रसीद नहीं थी, वो मुख्तलिफ चीज है। बैंक से आप कर्जा लेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना वो एक मुख्तलिफ चीज है। लेकिन आप वहाँ पे मौजूद हैं और आपको ये पता है कि जो गल्फ स्टील के नाम से कंपनी बनाई गई, जहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं, उसके कागजात जमा करवा दिए गए। आपको ये मालूम है, आपको मालूम है कि ज़मीन के कागजात जमा करवाए हैं, लैंड लीज के कागजात जमा करवाए हैं, दुबई म्यूनिसिपैलिटी से जो इजाज़त ली थी उसके कागजात जमा करवाए हैं, जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें लिखा हुआ है कि BCCI ने इसके लिए लोन दिया है, वो कागजात जमा करवाए हैं। जब फैक्ट्री का 75% हिस्सा बेचा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जमा करवाया है। जब बकिया 25% हिस्सा बेचा 12 लाख दरम के अंदर, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जमा करवाया है। फिर जिसने 12 लाख दरम दिया उसने एफिडेविट दिया कि मैंने 12 लाख दरम दिया। जिसने 12 लाख दरम लिया है उसने एफिडेविट दिया कि मैंने 12 लाख दरम दिया है। फिर तारिक शफी साहब ने एफिडेविट दिया कि मैंने ये 12 लाख, और ये भी याद रहे जो आप ऊँटों की बात करते रहे हैं और कैश स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं आज कराची में हूँ, जोड़िया बाजार के पहलू में, यहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए का कारोबार रोज जो है वो स्कूटरों की डिग्गियों के अंदर और गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर होता है। और आपको भी पता है
और हम 1975 की बात कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले। और सिर्फ जो आज एक सलमान अकरम राजा साहब ने दिखाया है लोगों को, वो ये है कि जो 2 मिलियन दरम, क्योंकि उसकी 5 किस्तें थी, वो 2000 नोट बनते हैं, 2000 नोट। यानी इस तरह करके उन्होंने दिखाया कि इतने नोट थे जो उन्होंने हवाले किए हैं कतरी रॉयल फैमिली मेंबर को इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसको आप कह रहे हैं ऊंटों के ऊपर कारोबार किया। आप मुझे ये बताइए, जब ये तमाम चीजें मौजूद हैं, जब इन्वेस्टमेंट मौजूद है, जब वो नेस्कॉल और नीलसन के इनकॉर्पोरेशन के कागज दे दिए गए हैं, जब नेस्कॉल और नीलसन के वो लोग जिन्होंने कंपनी फॉर्म की थी, जो कतर की एक बैंक की सब्सिडियरी थी, उनका सर्टिफिकेट आ चुका है, जब वो जिस चीज को आप कह रहे थे कि वो बेरर सर्टिफिकेट नहीं, वो बेरर सर्टिफिकेट जमा हो गए हैं। मेरी बात सुन लें। एक तो जो आप कह रहे हैं कि ऊंटों पे जो है रकम लेके गए थे, वो भी कल ऑनरेबल जज साहब ने ये कमेंट किया था। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। आप ये मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या साथ रफीक साहब की तरह आप भी, मैंने आपको कहा जिस चीज को आप ऊंट, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि 2000 जिसको आप ऊंट की कमर कह रहे थे, वो 2000 नोट थे, 2000 नोट, इतने नोट जिसके मुतालिक आप रोज यहां पे टीवी में प्रोग्राम करते हैं कि ऊंटों के ऊपर लाद के, ऊंटों के ऊपर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऊंट का जिक्र हमने नहीं किया था, ऊंट का जिक्र भी कल अदालत में हुआ था। लेकिन जो तारिक शफी साहब के एफिडेविट की बात की, उसमें तो आज जजेस ने कहा कि पहला एफिडेविट जो उन्होंने दिया था उसमें तो जिक्र ही नहीं था कतरी फैमिली का। अगर वो सारी ट्रांजैक्शन का खुद हिस्सा थे तो उस वक्त क्यों नहीं जिक्र था? और बाद में जो एफिडेविट दिया उसमें जिक्र किया हुआ था कि कतरी फैमिली को 12 मिलियन दिरहम उन्होंने दुबई में दिए, पहले क्यों नहीं जिक्र किया? इस पे भी तो आज सवाल पूछा गया है। जी बिल्कुल, और उसका जवाब दिया गया है वहां पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए ये ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं, जब पहला आपने एक अमूमी सवाल पूछा कि आपको ये पैसे कहां से मिले, तो आपको उसका अमूमी जवाब दिया कि हमने कतर से इन्वेस्ट किए थे, वहां से मिले। फिर आपने खुसूसी सवालात पूछे। जब आपने खुसूसी सवालात पूछे, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि भाई ये बताइए आपने ये अपार्टमेंट आपके वालिद ने कैसे खरीदे। उन्होंने कहा कि हमारी एक मिल थी दुबई में, हमने वो मिल बेची और ये वो जराए हैं जिससे हमने अपार्टमेंट खरीदा, इसमें कोई भी बात गलत नहीं थी। फिर बाद में आपने खुसूसी सवालात पूछे कि नहीं आप ये बताएं कि मिल के पैसे जो हैं वो कहां पर गए, उसमें से क्या नफा हुआ और कैसे फिर आपने ये अपार्टमेंट दिए। तो फिर उन्होंने खुसूसी जवाब दिया कि हमने मिल के पैसे जो हैं वो कतरी खानदान के साथ, जिसके तमाम शवाहिद जो हैं अदालत में जमा करवा दिए गए हैं, वहां पे इन्वेस्ट किया। वो $2.5 मिलियन सिर्फ 10%, यहां पे पाकिस्तान में बैंक 16% जो हैं आपको 1980, 90 और 2000 के अंदर इंटरेस्ट देते रहे हैं। 10% की इजाफत के साथ वो पैसा बढ़ता हुआ $21 मिलियन बना। ये तरीकाकार था जिसके जरिए ये अपार्टमेंट जो हैं वो खरीदे गए। सर्टिफिकेट साथ एफिडेविट लगाए गए कि जनाब मैंने पैसे, तो कहा जा सकता है ना कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, सवालात उठते हैं केस के हवाले से, तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई एफिडेविट आ जाता है। उसी शख्स का एफिडेविट जो कि पहले भी अपना हलफनामा जमा करवा चुका है, उसमें कुछ चीजें इजाफा हो जाती हैं, जैसे कि तारिक शफी साहब के हलफनामे में हुआ, जैसे कि कतरी शहजादे के हलफनामे में हुआ। जैसे जैसे सवाल उठते हैं एक नया हलफनामा आ जाता है जिसमें मजीद तफसीलात दी हुई होती हैं। यह भी तो हो सकता है ना, जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, तो उस हवाले से फिर उनको हलफनामे पेश किए जा रहे हैं। देखिए बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रायल कोर्ट होता और कतरी शहजादे को या ये जो तारिक शफी साहब को अगर अदालत के कटहरे में खड़ा करके सवालात एक सीक्वेंस से पूछे जाते तो हर सवाल का जवाब देते। अब जब आप एक सवाल पूछते हैं और वो एफिडेविट देते हैं, और क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है तो वो वापस आपके दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और अदालत में दूसरा सवाल उठाया जाता है तो उनसे दूसरा एफिडेविट लेना पड़ता है, फिर तीसरा एफिडेविट लेना पड़ता है। और अगर और सवाल उठेंगे और तफसील आपको भी चाहिए होगी, अदलिया को भी चाहिए होगी, अवाम को भी चाहिए होगी, तो और भी एफिडेविट उसके जवाब में दिए जाएंगे, या इसका ट्रायल कोर्ट में ट्रायल मेरे सामने तो अब वैसे डॉक्टर साहब नहीं आप बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं पूरी हियरिंग को। डॉक्टर साहब नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे सामने तो वो डिटेल मौजूद है जो हुसैन नवाज साहब ने अपना सारा कुछ बताया कि जब इन्वेस्टमेंट की गई थी 3.2 मिलियन दिरहम, $3.2 मिलियन बनते थे, 12 मिलियन दिरहम, और उसमें से हसन नवाज को पैसे दिए गए, उससे अल तौफीक की पेमेंट हुई, उसी से अपार्टमेंट भी खरीदे गए। तो क्या शरीफ फैमिली के पास आज जो भी कुछ है बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर, वो इन 12 मिलियन दिरहम की वजह से ही है? वो 12 मिलियन दिरहम बढ़ते गए और उसके बाद जितनी भी आज प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कारोबार है, वो ये उसकी सोर्स ये 12 मिलियन दिरहम है।
जी, आप बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 20-22 साल ये $12 मिलियन जो हैं 10% की इजाफत से अगर बढ़ें तो ये 22-24 मिलियन डॉलर बन जाते हैं, जिसमें से $8 मिलियन तौफीक को दिए गए। कुछ जी 12 मिलियन दरम $3.5 मिलियन बनते हैं ना भाई, तो $3.5 मिलियन 24-25 मिलियन बन जाते हैं जी, पे बढ़ते रहें तो वो 22-24 मिलियन डॉलर बनते हैं। तो उनमें से 3 पेमेंट्स की गई हैं, जिनमें से आखिरी पेमेंट जो है वो इन अपार्टमेंट्स की गई है और उसके तमाम कागजात जो हैं वो साथ लगाए गए हैं। और आज आपको याद होगा कि आप अल तौफीक के ऊपर आपने 50 प्रोग्राम किए हैं। आज अदालत के अंदर यह साबित किया गया, यहां की बैलेंस शीट जो पाकिस्तान की SECP के अंदर बैलेंस शीट जो अल तौफीक की लगी हुई है कि $8 मिलियन की पेमेंट जो है वो की गई थी सन 2000 में। सन 2000 जब प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हमारे हैं वो भी जेरे हिरासत थे, हुसैन शरीफ साहब मेरे पास थे, और ये वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कार्रवाई समाअत जो है जारी रहेगी, तो हम इस पे बात करते रहेंगे। जस्टिस अजमत साहब की तबीयत अभी खराब थी, उनको दिल की तकलीफ थी, जिसकी वजह से उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हुआ है। अब देखना यह है कि समाअत कल होगी या समाअत में कोई वक्फा आ जाएगा, लेकिन ये फैसला जो है ये कल ही होगा और ये जजेस ने ही फैसला करना है। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद PSP पाक से जमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी साहब हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या बड़े जलसे करने का मतलब ये है, जो कि आप कहते हैं कि बड़े जलसे हैं, करने का मतलब ये कि मैंडेट कराची की आवाम ने आपको दे दिया। उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले से। पिछले 9 महीने में कराची में 2 जलसे कर चुकी है पाक से ज़मीन पार्टी। 24 अप्रैल 2016 को बाग़े जिना में जलसा किया, उसके बाद 29 जनवरी 2017 को, यानी कि आज से 2 रोज़ पहले, एक और जलसा किया कराची तिब्बत सेंटर में, और पिछले माह हैदराबाद में भी जलसा कर चुके हैं। PSP का यह दावा है कि जो अवाम हमारे जलसों में आती है उससे यह साबित हो चुका है कि कराची का मैंडेट हमारे पास है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ अगर लोग आ जाएं जलसे में तो उससे मैंडेट उनका हो जाता है, या इलेक्शन जीत के ये साबित करना पड़ेगा कि कराची का मैंडेट PSP का है, किसी और पार्टी का नहीं है, और वो इलेक्शन कब लड़ेंगे इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आगे रोड मैप क्या होगा उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट PSP अनीस कायम खानी साहब ने। अनीस कायम खानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जलसा आपका हो गया और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह नारा भी लगा दिया कि आज कराची की आवाम ने साबित कर दिया है कि मैंडेट हमारा है। लेकिन इलेक्शन लड़े बगैर यह दावा करना कबल वक्त नहीं होगा क्या अनीस कायम खानी साहब? पहले तो शहजाद आपको अस्सलाम वालेकुम और आपके ज़रिए जितने भी हाज़रीन हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। बात बिल्कुल आपकी मुनासिब है कि इलेक्शन ही डिसाइड करता है कि मैंडेट किसका है। इलेक्शन 2018 में होने शहजाद, मैं 10 महीने की पार्टी है मुझे, 23 मार्च को मैंने अपनी पार्टी बनाई थी, और कोई भी पाकिस्तान में एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो 10 माह में 3 बड़े जलसे कर दे। मेरे पास इस वक्त मैंडेट दिखाने का एक ही तरीका है कि पहले मैंने 23 दिसंबर 2016 को हैदराबाद में जलसा अनाउंस किया और आवाम से कहा कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल ने और मैंने पार्टी ने कहा हमें मैंडेट चाहिए, आप बड़ी तादाद में आएँ। तो हैदराबाद के हज़ारों लाखों लोग निकल के आए, पक्का किला में उन्होंने मैंडेट दिया। इसी तरह उसी दिन हमने जलसे का ऐलान किया कराची का, और हमने कहा कि कराची के अवाम, हमें आपका मैंडेट चाहिए, इलेक्शन 2018 में है और हमें आपका मैंडेट चाहिए, आप हमें अपना मैंडेट दें, लाखों की तादाद में जमा होकर आप साबित कर दें। तो कराची ने 29 तारीख को मुझे मैंडेट दिया। सही। अभी आपने कहा कि बड़े जलसे थे, बड़ी तादाद में मैंडेट मिला, इस पर तो बहस हो सकती है। अनीस कायम खानी साहब, उस दिन आपने कहा 3 लाख से जायद का मजमा है, आज़ाद ज़राए कुछ और बताते हैं, लेकिन आपके मुखालफिन, खासतौर पर MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने उस दिन कहा कि जलसा ना कहें, इसको जलसी कहें। तो दूसरी जो राय है वो ये है कि जलसे कोई इतने बड़े नहीं है जिससे आप ये थ्रेट करें या खौफजदा कर दें MQM पाकिस्तान को कि आपने हमारा मैंडेट ले लिया है। मैंने MQM पाकिस्तान के लिए जलसा किया नहीं, वो तो खुद नश्तर पार्क में जलसा कर रहे हैं, मैंने उनके लिए जलसा किया नहीं। और फारूक भाई का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि कराची में कोई भी जमात, जब मैं 1 महीने 1 दिन का था तो मैंने बागे जिना जो कराची का सबसे बड़ा ग्राउंड है, मैंने वहाँ जलसा करके दिखा दिया था। और अब मेरे पास कोई ग्राउंड ऐसा नहीं था जिसमें मैं लोगों को इकट्ठा कर सकूं। ये जिन्होंने भी कराची से वाकिफ़ है, हमें जिना रोड कई किलोमीटर्स पे लंबी एक रोड है जो डबल रोड है। कराची में बड़े तरीन जलसे यहीं हो सकते हैं। मैंने पूरा रोड, आप अगर अभी फुटेजेस चला लें
आज़ाद ज़राए से मालूम कर लें, फुटेजेस चला लें, पता चल जाएगा किसका बड़ा जलसा है। शायद जो एमक्यूएम नंबर दे रही होगी उससे आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, वो आपके मुखालफिन है, लेकिन आज़ाद ज़राए भी 3 लाख 3.5 लाख का नंबर तो नहीं दे रहे थे। खैर इस नंबर गेम में मैं ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, आपकी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होगा। लेकिन मुझे ये बात बताएं अनीस कायम खानी साहब, आज भी सवाल होता है फंडिंग के हवाले से। अभी पिछले दिनों मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने जब बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा जाया किया जा रहा है इस पार्टी पे जो कि हमारे खिलाफ जिसको खड़ा किया जा रहा है। क्या इस बात में कोई हकीकत है? नहीं, पहले बात तो वसीम अख्तर साहब के तो मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरा एक अकाउंट है, मेरा एक सिस्टम है, मेरा अकाउंट नंबर है और मैं उसके ऑडिट कराऊंगा। वसीम अख्तर साहब इस तरह की गुफ्तगू ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, उन्हें पता है फिर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, तो बस मैं उनको कहता हूँ इस तरह की गुफ्तगू ना करें तो बेहतर है। मैं एक क्लियर पार्टी है और मेरा अकाउंट इंशाल्लाह सब लोग देखते हैं, मुझे लोग डोनेशन देते हैं, वो उनको सबको पता है सही पर्पज़ में इस्तेमाल हो रहा है। तो वसीम अख्तर साहब को मेरा मशवरा है इस तरह की गुफ्तगू ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये आप लोगों ने कहा था जलसे में कि एस्टैब्लिशमेंट है हमारे पीछे और हमारी एस्टैब्लिशमेंट अल्लाह मियाँ ही है, तो सिर्फ अल्लाह मियाँ ही है एस्टैब्लिशमेंट या और भी कोई है? क्योंकि बार बार ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर लगाया जाता है कि हमारे लोगों को भी जो है जो कस्टडी में है उनसे कहा जाता है, ये डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने पिछले दिन भी कहा कि उनसे कहा जाता है आपको छुड़वा देंगे अगर आप पीएसपी में शामिल हो जाएं। आपके हवाले से भी कहा जाता है जिस वक्त आप जेल में थे बहुत सारे लोगों से आपने मुलाकात की एमक्यूएम पाकिस्तान के, और उनको ये आपने कहा कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, केस आप पे खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये गलत इल्ज़ाम है। और शहजाद, लाखों आदमियों का मजमा जो है वो चंद लोगों से तो ये गुफ्तगू हो सकती है, लाखों आदमी जो है वो कैसे आ सकते हैं मेरे साथ? क्या मैं जिना रोड पे लाखों आदमी, पक्का किला हैदराबाद में, मीर पुखास में, टंडोलियार में जो लाखों आदमी आ रहे हैं, मेरे पास पीटीआई से लोग आ रहे हैं, मेरे पास जमात इस्लामी से लोग आ रहे हैं, मेरे पास दीगर जमातों से, और बड़ी अक्सरियत मेरे पास ऐसे लोगों की आ रही है जिसका कभी सियासत से ताल्लुक नहीं। और मतलब छोड़े एमक्यूएम पाकिस्तान के सवाल जवाब को, और लोग जानते हैं हमें, लाखों लोग जो है वो किसी के कहने से नहीं आते, पार्टी से भी आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे। लेकिन क्या ये इस बात में कोई सदाकत है कि जो लोग इस वक्त हिरासत में हैं उनके घरों पर आपने जाके ये कहा कि आपके बच्चों को हम छुड़वा लेंगे अगर आप ये गारंटी दें कि वो पीएसपी में शामिल हो रहे हैं? क्या ये कर रही है इस वक्त, ये पीएसपी की पॉलिसी है क्या? बिल्कुल, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और एक वाकया मुझे लाके दिखा दें। हाँ, मेरे पास हज़ारों लोग, हज़ारों माएँ बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके बूढ़े वालिदैन आते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन खुली माफी का तो आप लोग मुतालबा बार बार कर चुके हैं ना कि जिन लोगों को इस वक्त अरेस्ट किया हुआ है वो हमारे ही बच्चे हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में माफी दी गई है, इनको भी माफी दी जाए, और कोई तरीकेकार नहीं है, इतने हजारों लोगों को आप जेल में नहीं डाल सकते। ये तो आप लोग खुला ऐलान करते हैं ना अपनी पॉलिसी का। नहीं, मैं अभी भी आपके तवज्जो से कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अल्ताफ साहब ने 30 साल में जो उनके साथ हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग थे, अभी उसमें से 1500 लोग जेलों में हैं, 15 से 2000 लोग जो है मुल्क से बाहर हैं, कुछ लोग रूपोश हैं। मुझे बताइए, क्या इन सबको आप मार देंगे? क्या बलूचिस्तान में हम खुद देखते हैं, कोर कमांडर साहब मौजूद होते हैं, वहाँ का वज़ीर आला होता है, एक आदमी एयरक्राफ्ट गन जिसने रेल की पटरियाँ, जिसने फौज पर हमला किया हुआ है, जिन्होंने लोगों को मारा हुआ है, बम धमाके किए हैं, वो अपनी गन थमाता है, उसको एक चेक दिया जाता है। क्या बलूचिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है? तो मैं अगर कराची के लिए बात कर रहा हूँ तो कौन सी गलत बात करूँ? मैं अपने इस मौके पे आज भी कायम हूं, और मैं और मुस्तफा कमाल मेरी पार्टी। अगर कोई शख्स किसी पे इल्जाम है, कोई किसी जुर्म का इल्जाम है, तो कम से कम उसको जो ड्यू प्रोसेस है कानून का, उससे तो गुजरना पड़ेगा ना। इस तरह तो भाई अदालतें बंद कर दें। अगर माफी देनी है, कोई अगर मुबैना ठहरे है तो उसने अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा अदालत में कि वो बेगुनाह है या कसूरवार है। अगर उनको आपने छूट देनी है तो फिर अदालतों का क्या काम है? मैं कब इनकार कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं आप जो अदालतों के जरिए कोई भी एक तरीकेकार अपनाए ना। आप लोगों को अगर मिसिंग कर देंगे, लोगों को ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 साल से केस नहीं चल रहे हैं। और मुझे मतलब ये सवाल आप बलूचिस्तान में क्यों नहीं कर रहे शहजाद? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आप ये फाटा में क्यों नहीं सवाल कर रहे? ये सवाल सिर्फ कराची में उठेगा। और मैं कह रहा हूं अगर वो गुनाहगार हैं, अदालती प्रोसीजर को तय करें और उसके जरिए कोई मसले का हल निकालें ना। देखिए शहजाद, मेरी बात सुनिए, गुमराह हो गए थे, वो बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चला रहे थे, वो गुमराह हो गए थे। वो पैसे लेकर टारगेट किलिंग तो नहीं कर रहे थे जो इल्जाम यहाँ पे कराची में लोगों पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जाता है। आप तो उनका केस लड़ रहे हैं ना। शहजाद, मैं आपकी इस गुफ्तगू से कराची वालों का बड़ा दिल दुखेगा कि अगर वो तो गुमराह हो गए, ये क्रिमिनल है, मतलब
मैं आपको कह रहा हूं, इनको क्रिमिनल करने के बजाय अल्ताफ हुसैन साहब को और वहां लंदन में जो लोग बैठे हुए हैं जिनके आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जिन्होंने इस्तेमाल किया उनके तो आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर साबित हो गया कि वो रास्ते पैसे जिनको इस्तेमाल किया उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आपका ये जो एतराज है कि आप उन लोगों के इंटरव्यू में करते हैं जो कि लंदन में बैठे हैं, बिल्कुल नदीम नुसरत साहब, वासी जलील, तमाम लोगों के मैंने इंटरव्यू किए हैं, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी साहब, रजा हारून साहब जब एमक्यूएम में थे तब हम उनका भी इंटरव्यू करते थे और उस वक्त भी उन पे यही इल्जाम लगा था। कोई ये नया इल्जाम नहीं है जो आप लोग लगा रहे हैं अल्ताफ हुसैन पे या एमक्यूएम पे, इल्जाम पहले भी लगते थे, लेकिन इंटरव्यू आप लोगों के भी हम करते थे, उस वक्त आप दिफा करते थे एमक्यूएम पाकिस्तान का इस पर। मैंने शहजाद इस बात पर नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि जिन बच्चों को आप कह रहे हैं उन बच्चों को इस्तेमाल करने वालों को तो आप माफ करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। लेकिन जो बच्चे हैं उनको आप क्रिमिनल कह रहे हैं, जो क्रिमिनल उसको बना रहा है उसको आप बड़ा कह रहे हैं। मेरा बुनियादी मकसद ये है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप लोग जब आए थे पीएसपी, आपने कहा था कि हम सिर्फ कराची या मुहाजिर की बात नहीं करने आए हैं, हम नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे, और आप लोग गए भी पूरे पाकिस्तान में, आप लोग ने अपनी तंजीम बनाई है, लेकिन नेशनल इश्यूज पे बात नहीं होती है। अनीस कायम खानी साहब, पनामा का इतना बड़ा मामला चल रहा है, कोई उस पर आप लोगों की स्टेटेड पॉलिसी हमें नहीं नजर आती। यहाँ पे डॉन लीक्स का इशू आया, इंडिया पाकिस्तान, इन इश्यूज पे हार्डली हमने देखा है कि पीएसपी का कोई मौकिफ आता हो। तो अगर इन इश्यूज पे आप बात नहीं करेंगे तो कैसे ये पता चलेगा कि सिर्फ आप कराची, हैदराबाद या मुहाजिर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुझे आप जो है, एक तो इन इश्यूज पे हम सब पे बात करते हैं, आपके सारे टॉक शोज में बैठे हुए होते हैं, अभी आप मुझसे सवाल करें, अभी मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन मुझे शहजाद, मुझे जिन इश्यूज पे बात करनी होती है मैं हर इशू पे बात करता हूँ। मैं मरदमशुमारी पे बात, मेरी अभी करारदाद आप देख ले, मैंने मरदमशुमारी पे बात की, क्या वो पाकिस्तान का इशू नहीं है? मैंने करप्शन के खात्मे की बात की, क्या वो पाकिस्तान का इशू नहीं है? मैं तो हर इशू पे बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह हम लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में आपको जल्द और नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान लेवल की सियासत करेंगे हम इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से ये, लेकिन आपने खुद ही जवाब दे दिया, आपने आगाज भी कराची से किया जलसों का, हैदराबाद से किया, जो पूरे पाकिस्तान में जलसे करने की बात है, आप वो कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर प्लान में, लेकिन जिस तरीके से दूसरी पार्टीज मेरे ख्याल से वोकल इन नेशनल इश्यूज पे, वो तो स्टांस नहीं रहा है आपकी पार्टी का। जलसे में भी आप बात करते हैं तो या एमक्यूएम पाकिस्तान की होती है, अल्ताफ हुसैन की होती है, या कराची के मामलात की होती है? नहीं शहजाद, अगर मैंने कहा ना, मेरी करारदाद 7 रुकनी 7 मैंने नुकात पेश किए, वो सारे के सारे पाकिस्तान लेवल के हैं, सारे के सारे मैंने वो बात की। और मैंने भी कहा ना, अब इंशाल्लाह आप देखेंगे पेशावर में, लाहौर में, पिंडी में, सियालकोट में, गुजरावाला में, आपको मैं खुद अभी 1 हफ्ते के बाद दौरे पे रवाना हो रहा हूँ, आपको हर जगह हम नज़र आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान लेवल की सियासत करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे ना कोई लसानी सियासत करनी है, मुझे कौमी सियासत करनी है। इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा हर जगह। तो अभी मुस्तफा कमाल साहब ने अपने जलसे में जो 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वो किस हुकूमत को दिया है? लोकल गवर्नमेंट को दिया है, सूबाई हुकूमत को दिया है, या वफाकी हुकूमत को दिया है? क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे इशूज हैं, तो 30 दिन में आप कौन से मुतालबात हैं आपके जो कि हल होने चाहिए? नहीं होंगे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने लाएमल का ऐलान करूंगा और फिर हम जलसा नहीं करेंगे। तो किस हुकूमत को आप फिर ये कह रहे हैं? मैं तीनों हुकूमतों को कहा है, बिल्कुल क्लियर कट कहा है। वफाकी हुकूमत को आपके ज़रिए फिर दोहरा देता हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको कहता हूँ कि वो लाहौर के वज़ीर आज़म ना बने, वो कराची के भी बने, वो लाड़काना के भी बने, वो पेशावर के भी बने, और वो मसले का हल करें। और इसी तरह मैं सूबाई हुकूमत को कह रहा हूँ, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को कह रहा हूँ कि खुदारा कराची के, हैदराबाद, लाड़काना, बदीन के मसले को हल करें। और मैं फिर इसी तरह मुकामी हुकूमत, जो भी मेयर है, जो भी नाजिम है, जो भी चेयरमैन है, मैं तीनों को कह रहा हूँ शहजाद, इसकी वजह है, आप कराची आकर देख लें। कराची में मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ मुझे पीने का, मेरे लोगों को पीने का साफ पानी दे दें। मैं कह रहा हूँ मेरे लोगों का सेवरेज सिस्टम दुरुस्त कर दे। मैं कह रहा हूँ मुझे जो है मेरी सड़कें दुरुस्त कर दे। मैं कह रहा हूँ मुझे हॉस्पिटल में दवा दे दें। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो गलत है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए और जो 30 दिन में पूरी नहीं हो सकती है? और अगर नहीं 30 दिन में पूरी डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है, मेरे बच्चे, लेकिन नहीं होगा तो क्या होगा? धरना देंगे जैसे दूसरी सियासी जमातें देती आई हैं, एहतजाज करेंगे, क्या करेगी पीएसपी फिर? इंशाल्लाह 30 दिन के बाद देखेंगे। इंशाल्लाह 30 दिन के बाद अगर उन्होंने नहीं की तो फिर इंशाल्लाह लाएमल का ऐलान आप करेंगे। कोई गैर कानूनी, गैर आईनी काम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे 30 तारीख के बाद हमारे पास अवामी मैंडेट हमें कराची, हैदराबाद और सिंध के लोगों ने दे दिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका अमली मुजाहरा 30 दिन के बाद।
एक आखिरी सवाल अनीस कायम खानी साहब, नबील गबोल साहब पिछले दिनों ये पेशन गोई करके गए थे कि 2018 के इंतखाबात से पहले जम हो जाएगी एमक्यूएम पाकिस्तान में, ये उनकी पेशन गोई है। कुछ इम्कान है इसके कि क्या कोई अलायंस बन सकता है या जम हो जाएगी पीएसपी एमक्यूएम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल वो उनको कहने में गलती होगी, इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी में जम हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस कायम खानी साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।